पॉलिटी का आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने पॉलिटी में, वो सब पढ़ा था, वो सब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज हम ब्रिटेन से लिए हुए विधि का शासन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? विधि का शासन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? तो विधि का शासन। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है भाई? ये भी हमने विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। तो विधि के शासन में क्या होता है कि इसे हम सर्वोच्च विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम विधि के शासन को? तो सर्वोच्च विधि, यानी सबसे अच्छी विधि इसे मानी जाती है विधि के शासन की, जो कि हमने कहाँ से लिया है? तो जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन। ओके, तो सर्वोच्च विधि इसे कहते हैं। ये जो है इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर का नाम क्या था? उन प्रोफेसर का नाम था, जो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे, इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जिनका नाम था डाइसी। क्या नाम था भाई? डाइसी। क्या नाम था भाई? डाइसी। इन डाइसी ने इस विधि को इंट्रोड्यूस किया था, इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या है, न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। तो न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका जो होती है वो क्या होती है? तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर 3 अंग होते हैं, एक विधायिका और एक क्या होती है? जो विधायिका होती है, 1 सेकेंड, विधायिका, और दूसरी क्या होती है हमारे यहाँ पर? कार्यपालिका, और तीसरी हमारे यहाँ पर न्यायपालिका। और आपको पता है कि ये स्वतंत्र होती है हमारे यहाँ पर, जबकि हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर ये होती है, ऐसा जो कि मैंने बताया था पहले ही प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं आपको पता तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। जबकि न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र होती है, इस पे किसी का दबदबा नहीं होता। ये मूल अधिकार की गारंटर भी होती है, जो हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं उनकी गारंटी देती है। ये कौन देती है? तो विधि का न्यायपालिका कौन देती है? तो न्यायपालिका हमें क्या देती है? हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी देती है कि फंडामेंटल राइट को लेकर अगर हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इसका एक केस देखते हैं, न्यायपालिका कैसे हैंडल करती है। तो 2016 में आपको पता है कि आधार कार्ड कानून आया था। क्या आया था? आधार कार्ड कानून 2016 में। आधार कार्ड कानून जो 2016 में आया था, उस टाइम क्या था? उस आधार कार्ड को सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था। मैंडेटरी मतलब होता है कि उसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। तो उसमें आपको पता है कि बायोमेट्रिक होता है सब कुछ। अब जब बायोमेट्रिक होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचती है। उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन कि कब कहाँ जा रहे हो, कब क्या कर रहे हो, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हर पल की गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो 2017 में इसको लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि ऐसे मैंडेटरी क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये तो जो हमारी हर पल की खबर है, ये जो निजता का अधिकार है हमारा, निजता का अधिकार मतलब हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी प्राइवेसी तो रख सकते हैं। तो निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस अधिकार का जब हनन हो रहा था तो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? इस अधिकार का जब हनन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा 2017 में कि आप जो है आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं कर सकते। जब इसे मैंडेटरी करते हो, क्यों मैंडेटरी किया है ये भी पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि ये क्या है? आईडी प्रूफ है। तो उन्होंने पूछा कि पहचान पत्र वगैरह भी तो आईडी प्रूफ है, ठीक है। तो इसे मैंडेटरी से हटाया गया, ये मैंडेटरी नहीं है अब, ठीक है। मतलब आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आप इन्हें दिखा सकते हो, मर्जी आपकी, किसी भी चीज को दिखा सकते हो। पहले तो मैंडेटरी था 2016 में, हर जगह ही आधार कार्ड ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो न्यायपालिका इस तरह क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी बिल्कुल मतलब जो न्यायपालिका है उस पर किसी का दबदबा नहीं होता। जबकि न्यायपालिका ली कहाँ से हमने? तो आपको पता है नहीं, यूएसए अमेरिका से हमने न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट ले रखा है। न्यायिक पुनरीक्षण और पुनरावलोकन भी कर सकती है ये। न्यायिक क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण और अवलोकन। क्या होता है ये अवलोकन और पुनरीक्षण? तो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है दोबारा से अगर कोई भी केसेस आता है, कोई भी कानून ऐसा है जो अच्छा नहीं है या बुरा है, जैसा भी है, उसके फैसले को लेकर जो फैसला सुनाया जाता है न्यायालय में, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप उस फैसले के खिलाफ दोबारा से न्यायालय में जा सकते हो। तो उसे बोलते हैं, या फिर उसकी दोबारा से जांच की जा सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, यानी दोबारा से अवलोकन उसका किया जा सकता है, दोबारा से उसे देखा जाता है। इसके आधार पर कोई भी कानून जो है खारिज भी किया जा सकता है, बल्कि देखा ही नहीं बल्कि खत्म भी किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा जो है न्यायपालिका के वो सशक्त अधिकार है, मतलब ऐसा अधिकार है, ऐसा हथियार है, एक तरह से कह दें कि सरकार को भी, मतलब सरकार को भी ये
उसके उस पर ला सकती है। आधार पर कोई भी कानून बना भी सकती है, खत्म भी कर सकती है। ये स्वतंत्रता किसे मिली हुई है? सिर्फ न्यायपालिका को। इसीलिए कहते हैं कि न्यायपालिका हमारी बहुत स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब वो किसी के दबदबे में काम नहीं करती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं यथोचित विधि और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लेते हैं। यथोचित विधि और दूसरा है यथोचित विधि। ठीक है, विधि की प्रक्रिया, और दूसरी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरी क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोनों में अंतर क्या होता है देख लेते हैं। तो यथोचित विधि प्रक्रिया जो होती है, जहां पर ये लागू होती है, ये उन देशों में लागू होती है जहां पर न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की प्रक्रिया या मंशा दोनों जांच कर सकती है। मतलब न्यायपालिका को इतना अधिकार होता है कि हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका होती है उसे इतना अधिकार होता है कि जो भी कार्यपालिका या विधायिका जो भी कानून बनाएगी, उन कानूनों की जांच कौन कर सकता है? तो उन कानूनों की जांच न्यायपालिका हमारी कर सकती है। ये अधिकार किसमें आता है? तो ड्यू प्रोसेस लॉ में आता है, यानी यथोचित विधि प्रक्रिया में आता है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आता है कि जहां पर ये लागू हो जाए कि देशों में जो विधायिका है उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, न्यायपालिका प्रक्रिया जांच कर सकती है बनाने के बाद। ठीक है, मतलब जहां पर ये लागू हो, उन देशों की विधायिका ही इसे जांच कर सकती है। उन देशों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायपालिका सिर्फ प्रक्रिया देख सकती है, जांच कर सकती है। ये यूएसए में चलता है, जबकि ये जापान वगैरह में देखा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ पर? जापान, इंग्लैंड वगैरह में देखने को ये मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जापान और इंग्लैंड वगैरह में देखने को मिलती है ये वाली विधि। जब भारत की बात करें तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो हमने कौन सी विधि अपनाई थी? तो हमने यथोचित प्रक्रिया अपनाई थी जब भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, अपनाना चाहते थे जिससे कि न्यायपालिका को ज्यादा पावर मिल सके। मतलब यहाँ पर पावर इतनी है न्यायपालिका को कि कानून को रद्द ही कर सकती है, लेकिन वहां पर इतनी पावर नहीं है कि बिल्कुल ही रद्द कर दे। ठीक है, तो हमने अपनाना तो ये चाहा था यथोचित विधि प्रक्रिया, लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया हमने अपनाई नहीं। ठीक है, इसमें पावर जब संविधान का प्रारूप भी डाला गया, जैसे जैसे संविधान बनने लगा तो हमने देखा कि न्यायपालिका को ही अगर हम ज्यादा पावर दे देंगे, यानी एक ही व्यक्ति को अगर ज्यादा पावर दे दो तुम अपने घर में, तो वो चीज गलत होगी। तो ये चीज गलत देखी गई, इस वजह से हमने इसे डाला नहीं। 1950 तक आते आते हमने फैसला बदल दिया कि हम किसको लेंगे, तो हम लेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ठीक है, न्यायपालिका ने कहा कि 1978 में कि मेनका गांधी के बाद से यथोचित विधि को यथोचित विधि को भी अपनाना चाहिए। तो ये था हमारा कौन सा? ब्रिटेन से लिए हुए सारे नियम। अब हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन से लिया था ये सब हमने, अब हम देखते हैं कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है। अगला है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? सबसे फेमस चीज जो आपको पता है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि क्या किसके लिए? ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। मूल अधिकार तो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, यानी न्यायालय से चाहो तो आप लड़कर उसके बारे में उस पर फैसला ले सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोई केस नहीं कर सकते। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है पहला, दूसरा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हम कहाँ से लिया है? हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, जो हमारे राज्यसभा होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनका जो नामांकन होता है वो भी कहाँ से लिया हुआ है? हमने आयरलैंड से लिया हुआ। दोबारा रिपीट करते हैं, डीपीएसपी लिए हमने यहाँ से, राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ से लिया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। बात करते हैं डीपीएसपी की, तो भाग 4 में है ये हमारे। कौन से में है? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आता है। ये पता है ना, मूल अधिकार के बाद इसी की बात करते हैं। भाग 4 में आता है, और ये एकमात्र ऐसा भाग होता है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इसमें न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, डीपीएसपी की जितनी भी चीजें होंगी। जबकि हम अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, क्योंकि ये हम डिटेल में इनके चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया हुआ है वो लिया है हमने संवर्ती सूची। क्या लिया है हमने? संवर्ती सूची। संवर्ती सूची जो कि हमें पता है कौन सी सूची होती है, 3 तरह की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं अभी फिलहाल में? 52, यानी 52 विषय हैं, जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य भी और हमारे संघ भी। ठीक है, और हमने यहाँ से और क्या लिया है? संसद को, दोनों सदनों की जो बैठक होती है, जो सदन जो है एक साथ बैठते हैं, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है?
ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी एक साथ बैठक जो करेगी राज्यसभा और लोकसभा की, दोनों की बैठक जो साथ में होगी, यानी संयुक्त बैठक जो होगी, वो कहाँ से ली है हमने, तो वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। और व्यापार और वाणिज्य, जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य, और बात करें तो समागम, इनकी स्वतंत्रता, और बात करें तो समागम, इनकी जो स्वतंत्रता होगी तीनों की, वो भी हमने कहाँ से ली है, तो वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। पहले हमारे संविधान में नहीं थी, ठीक है। संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक जो होती है वो क्या होती है, तो संयुक्त बैठक आपको पता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आकर एक साथ सदन में बैठेंगे, वहां पर संयुक्त बैठक होगी। यानी लोकसभा के पास अगर बिल गया तो पास होकर किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। लेकिन अगर दोनों ही सहमत ना हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी संशोधन के लिए कोई बिल आता है और लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से भी पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, बिल बन जाता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो संयुक्त बैठक बुलाकर उसका फैसला किया जाता है, ठीक है। उस एक्ट को देखा जाता है, उस बिल को देखा जाता है, जब दोनों में कोई ना कोई गतिरोध चल रहा होता है, ठीक है, दोनों सदनों में बिल। और ये 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा बिल पड़ा रहता है, उसके बाद संयुक्त बैठक बुलानी ही पड़ती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है हमारे सभापति नहीं करते हैं, याद रखना। संयुक्त बैठक जो होगी, क्योंकि हमारे सभापति जो होते हैं वो मेन होते हैं, लेकिन सभापति इसकी बैठक का अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। सभापति नहीं करता, उपराष्ट्रपति करता इसकी जगह। संयुक्त बैठक में मूल बिल को प्रस्तुत किया जाएगा और सदन के बहुमत ने पास किया तो पास मान लिया जाएगा और नहीं किया तो भाई पास नहीं माना जाएगा। कुछ बिल पर संयुक्त बैठक हमेशा ही बुलाई जाती है, जैसे संशोधन विधेयक बिल होते हैं, है ना, इन पे बुलानी ही पड़ती है। धन विधेयक मनी बिल पर बुलाई जाती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो है समान शक्तियां दी जाती है इसमें। जबकि एक होता है मनी बिल, जो धन विधेयक होता है ना, एक चीज और याद रखना, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। पहले राज्यसभा से तो अपने आप ही पास मान लिया जाता है अगर वो लोग कुछ वो नहीं देते, प्रतिक्रिया नहीं देते, ओके। विधान परिषद, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे विधान परिषद और विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को कितने समय तक रख सकता है। मैं पूछूं, विधान परिषद जो है वो विधानसभा के बिल को कितने टाइम तक रख सकता है। अभी हमने पहले ही ये पढ़ा था, तो कितने तक, मैक्सिमम 4 मंथ तक अपने पास रख सकता है। अगर नहीं इसके इस टाइम तक प्रतिक्रिया देता तो ये अपने आप ही पास मान लिया जाता है। कितने टाइम तक, तो 4 महीने तक सिर्फ रख सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों शुरू किया जाता है। तो इसके अंदर बजट होता है ना, तो बजट का देखना कौन होता है, तो लोकसभा में देखा जाता है। राज्यसभा पास कर दे या रोक ले, ये उसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो रोकता नहीं है, क्योंकि इसमें इससे हमें ना, धन विधेयक से हमें सैलरी वगैरह भी देनी होती है। मनी बिल से सैलरी वगैरह अगर इसे रोक लिया जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि सैलरी कैसे जाएंगी, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कुल बजट का 1/6 भाग जो है वो आवंटित कर दिया जाता है बजट लागू होने से पहले ही। मतलब जो सैलरी वैलरी है वो, मान लो बजट आया है ना, बजट के बाद अगर सैलरी देंगे तो सैलरी रुक जाएंगी ना, तो उन सैलरी को लेकर पहले ही क्या कर देते हैं, 1/6 भाग जो भी बजट होगा, मान लो अगर 600 करोड़ का बजट है तो 1/6 भाग यानी 100 करोड़ रुपए पहले ही सैलरी के लिए निकाल दिए जा सकते हैं। ये हमारे किसमें, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। 1/6 पहले ही आवंटित कर दिया जाता है ताकि लोगों की सैलरी वगैरह ना रुके, ठीक है, उनका काम भी ना रुके, ऐसा होता रहे। अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। ये तो हमने बात करी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। अब हम बात कर लेते हैं हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। तो कनाडा से बात करें, कनाडा, ठीक है, यहाँ से क्या क्या लिया है हमने, तो यहाँ से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक तो सशक्त केंद्र है हमारा, सशक्त केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र पर ज्यादा पावर, ठीक है। इसके साथ साथ हमने संघीय व्यवस्था भी अपनाई है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। सशक्त तो होगा लेकिन शक्तियों का बंटवारा दोनों में होगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति, केंद्र द्वारा हमारा केंद्र क्या करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, पता है, राज्यों में राज्यपाल की